नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर शहला अलवी के साथ स्किज़ोफ्रेनिया के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रही थी, अलग अलग मतलब एक सेट ऑफ सिम्टम्स चाहिए होते हैं किसी भी बंदे को ये लेबल करने के लिए कि वो इस मर्ज़ का शिकार है। इसी तरह से बात हो रही थी टाइप्स की। कितनी टाइप्स होती हैं? देखिए, इसमें एक होती है पैरानॉइड टाइप, जिसके अंदर प्रोमिनेंट जो चीज़ है, फीचर होता है कि शक। जी। लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, लोग मुझे मार डालना चाहते हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, मेरा स्पाउस अनफेथफुल है। तो ये पैरानोया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो बड़ी प्रोमिनेंटली उनके अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हेलुसिनेट भी करते हैं और उनकी लाइफ पे भी इफेक्ट होता है। और यही वो टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है जो लेटर स्टेज में अगर आ रहा है तो ज़्यादातर ये प्रोमिनेंट टाइप आ रही होती है और इसका प्रोग्नोसिस बहुत बेहतर है, यानी कि इसके मरीज़ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करते हैं मेडिकेशंस को। बट ऑन दी अदर साइड सबसे ज़्यादा कम मेडिकेशन ये खाते हैं, बिकॉज इनको पैरानोया इतना होता है कि दे डोंट टेक डॉक्टर पे भी शक कर रहे होते हैं, हर चीज़ पे शक कर रहे होते हैं। तो इसकी मतलब अपसाइड डाउन साइड ये है कि अगर दवाई खाएं तो बेहतर रिस्पॉन्स है, लेकिन वो खाते ही सबसे मुश्किल से हैं। फिर एक सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया है कि सिंपल से सिम्टम्स हैं, डिल्यूजन है, हेलुसिनेशंस हैं, नेगेटिव सिम्टम्स प्रोमिनेंट नहीं होते, दवाई दी बेहतर हो गए, ठीक है, और दवाई पे चलते रहे, बीच में कोशिश की, दवाई छोड़ दी, देखेंगे कैसा चलता है, क्या होता है। फिर जो है कि कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि मल्टीपल सिम्टम्स एक साथ हैं, एक्टिव अक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया के, क्रॉनिक के, एक्टिव के, पैसिव के, सब चीज़ें मिली हैं, कोई चीज़ प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रही, तो उसे अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। और अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया जो है अमूमी तौर पे इसका प्रोग्नोसिस भी ख़राब होता है, क्योंकि मरीज़ अमूमी तौर पे एक नेगेटिव मोड में रहते हैं, यानी कि पैसिव मोड में रहते हैं, और उनकी कोई भी चीज़ प्रोमिनेंट नहीं होती, और उनकी ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल लाइफ का डिक्लाइन बहुत प्रोमिनेंट होता है, जो पैरानॉइड का कम होता है बहुत, और सपोर्ट सिस्टम भी इनके बड़े वीक होते हैं। तो देन दिस अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया इज़ द वर्स्ट इन प्रोग्नोसिस। जी। फिर एक डेफिनेशन के मुताबिक हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया होता है। हेबीफ्रेनिक का मतलब होता है कि बचपनों वाली गिगल्स, इनअप्रोप्रिएट गिगल्स, साउंड्स बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं उनके अंदर, तो उसे यू कहते हैं हेबीफ्रेनिया, इसीलिए कहते हैं कि चाइल्डिश डिमिनोर्स बहुत प्रोमिनेंट होता है उसके अंदर, तो वो हेबीफ्रेनिया कहते हैं। उसका भी प्रोग्नोसिस वेरी कर रहा होता है, बट बेस्ट प्रोग्नोसिस जो है वो पैरानॉइड का होता है, और उनका ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल डिक्लाइन भी स्लो होता है बहुत। दैट इज़ वाई इट इज़ मच बेटर टू हैव इट। जी। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था कि ये लोग अपनी जो सोशल स्टेटस जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाते। हम सब पर माशरे का एक फ़ाल किरदार जब कोई भी इंसान अदा कर रहा होता है, जैसे कि हम सब कर रहे होते हैं, तो हम पे कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। इसी तरह अगर लीगली बात की जाए तो क्योंकि वेस्ट में तो ये मामला काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस रहा है, इस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इन लोगों को इनकी हरकत और सकनात का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इनकी कंट्रोल में नहीं होता ना, इट इज़ आउट ऑफ द कंट्रोल, एंड उनको कोई इंसाइट भी नहीं होती अपनी इलनेस की। वो आपको यही कहते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं जी, हमें तो कुछ नहीं है, मगर दे कैन नॉट बी लेबल्ड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इलनेस फॉर एनी वे, और दे कैन नॉट वर्क। इट इज़ नॉट दैट दे डोंट वांट टू और दे डोंट डिज़ायर टू, दे कैन नॉट वर्क। तो फाइनेंशियल डिक्लाइन बड़ा प्रोमिनेंट है, मतलब अमूमी तौर पे दिखाया जाता है कि बताते हैं जो स्टडीज़ हैं कि जी ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं अमूमी तौर पे अगर अर्बन एरिया से ऐसे लोकेशंस के अंदर जहाँ कम से कम उनको स्टिमुलेशन हो, और अमूमी तौर पे जो माइग्रेंट्स होते हैं जो विलेजेस से अर्बन एरिया में आते हैं और उनको कोई ना कोई जीन्स अगर उनकी हैं तो वो प्रोनाउंस हो जाती हैं एक्सेसिव स्टिमुलेशन के एरियाज़ में भी जी। तो they cannot be held responsible for any of the deeds when it is diagnosed schizophrenia. अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर बात की जाए बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां ऐसी हैं जो नस्ल दर नस्ल चल रही होती हैं। बिल्कुल। क्या स्किज़ोफ्रेनिया भी एक ऐसी बीमारी है? जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट बहुत प्रोमिनेंट है, यानी वालिदैन में अगर कहना कि माँ बाप को है तो बच्चे को ज़रूर होगा, वी डू नॉट नो उस तरह की उसकी जो है वो कि एक्स लिंक और वाई लिंक हमें नहीं अभी तक है, लेकिन एज़ फॉर एनी अदर इलनेस जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। और अगर फैमिली में माँ या बाप में से किसी को है तो अगर बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं भी है तो अमूमी तौर पे ज़रूर देखा गया कि स्कीज़ॉइड किस्म की, यानी कि उससे मिलती जुलती बॉर्डर लाइन के करीब करीब कुछ ना कुछ सिम्टम ज़रूर मिलते हैं, या बहुत ही एक्सेंट्रिक फैमिलीज़ होंगी, एक्सेंट्रिक से उनके अनयूजुअल बिहेवियर्स होंगे, या वो बहुत ऑब्सेस्ड होंगे चीज़ों के बारे में,
तो लोगों से मिलने जुलने में बहुत विड्रॉन होंगे। तो ये चीज़ें उनकी पैथोलॉजी फैमिली में ज़रूर चल रही होती है, अगर कोई एक्सप्रेस स्किज़ोफ्रेनिया ना भी मिले तो प्रोमिनेंटली दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट। डॉक्टर साहब, क्या इनकी बीमारी के दरमियान कोई ऐसा फेज़ भी आता है जिसमें इनकी नफ्सियाती मसले की वजह से या मर्ज़ की वजह से जो भी अलामतें उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामने आ रही हैं वो गायब हो जाएं वक्ती तौर पर? जैसे बहुत सारे नफ्सियाती अमराज के अंदर एक ऐसा फेज़ आता है जिसके अंदर इंसान किसी हद तक सही हो जाता है, जैसे बाइपोलर के 2 फेजेस के दरमियान। बाइपोलर तो बड़ी फेजिक इलनेस है ना जी। ये अमूमी तौर पे फेजिक इलनेस नहीं है, मैंने आपसे कहा ना क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग इलनेस है ये जी। तो अमूमी तौर पे अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि चीज़ कुछ किसी न किसी लेवल पे वो बेस लाइन पे वापस आएंगे, या अक्यूट फेज जिसमें पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, अग्रेशन है, एंगर भी हो रहा है, उससे निकल के ये नेगेटिव फेज में चले जाते हैं, जो डिसाइल हो जाते हैं बिल्कुल लाइक अ वेजिटेबल। तो उसको आप बेहतरी कहें ना बेहतरी कहें, लेकिन सुकून ज़रूर घर में आ जाता है। या एक और टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, इसको स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें मूड सिम्टम्स बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, इसलिए उसका प्रोग्नोसिस भी बेहतर होता है। तो अगर मूड सिम्टम्स इंप्रूव हो गए हैं तो किसी ना किसी लेवल पे स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स बेहतर होते हुए नजर आते हैं, तो उस सिचुएशन में भी कहते हैं कि वो बेहतरी आ रही है, जा रही है। बट स्किज़ोफ्रेनिया इज़ नॉट अ फेजिक इलनेस, फेजेस में नहीं आती है, ये होती है या नहीं होती है। डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर बात की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कौम में अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग नफ्सियाती मसाइल को मसाइल समझ के या उसको मर्ज समझ के इलाज करवाने के लिए रुजू करते हैं। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो इलाज ना करवाना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है उनके अपने लिए भी और आसपास के लोगों के लिए? देखिए, बहुत ही ख़तरनाक, ख़ासतौर पे पैरानॉइड में तो बहुत ही ख़तरनाक, लेकिन किल एक्चुअली। और दूसरे भी अनडिफरेंशिएटेड भी अगर स्किज़ोफ्रेनिया है और उनको कॉन्स्टेंटली आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ आ रही है अपने आप को मार डालो, इसको मार डालो, उसका रेप कर दो, ये अच्छी नहीं है, ये बुरा है, एंड दे डू नॉट टेलिंग यू फॉर एनी रीज़न, एंड दे एग्जीक्यूट कर दें, तो नुकसान है ना जी। और फिर स्किज़ोफ्रेनिया के साथ के रहना बहुत मुश्किल काम है, तो इलाज तो ज़रूरी कराना चाहिए, मस्ट है। एंड इट इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विद पीपल लाइक दैट। एक कोई इंसाइट नहीं है, दूसरा अगर उनकी कोई दिमाग के अंदर सोचें फंस गई हैं तो वो फंस गई हैं ना, अब वो आप कुछ भी कर लें वो ठीक नहीं हो सकती। इफ़ आई एम बैड, आई एम बैड, नाउ नथिंग कैन चेंज इट, व्हाट टू डू? थिंक ऑफ इमेजिनेबल हेल्पलेसनेस द अदर पीपल अराउंड देम कुड हैव। अगर वो कुछ ना करें और ताकतवर ना हो, या ख़ुद वो पर्सनैलिटी वाइज वीक हो और अथॉरिटी उनमें ना हो, तो फिर उनकी लाइफ तो बड़ी मिजरेबल गुजरती है जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आसपास के लोग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं जी, उनके अलावा बिल्कुल। और लेकिन मेरे ख्याल से उनकी भी अगर बात की जाए तो वो शायद उस तकलीफ़ को समझ नहीं पा रहे होते, या वो समझते हैं कि शायद नॉर्मल ज़िंदगी है। क्योंकि इंसाइट नहीं होती, तो उसमें बचत ये होती है कि वो ये कहते हैं दूसरे सारे पागल हैं, हम नहीं हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ इनको लेके जाए डॉक्टर कि हमें तो कोई इशू नहीं है। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि आसपास के लोगों को या ऐसे लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं या जो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अपने जहन में क्या सोच रखनी चाहिए उनसे डीलिंग करते वक्त, ताकि वो भी परेशानियों का शिकार ना हो और किसी हद तक उनके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर है। देखिए, जो लोगों को लगता है कि उनके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा कुछ मसला हो रहा है, तो सबसे पहले तो उन्हें किसी न किसी तरह डॉक्टर के लेके जाएं। अगर वो डॉक्टर के नहीं जा रहे हैं तो खुद डॉक्टर के ज़रूर जाके बताएं। कुछ ऐसी दवाइयाँ निकल आई हैं जो ऐसे मरीज़ों को दी जा सकती हैं जिनका उन्हें पता भी नहीं चलता, उन्हें फ़ायदा होने लग जाता है जी। कुछ लिक्विड मेडिसिन ऐसी निकल आई हैं जिससे हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि अगर मेडिसिन उन पर इफ़ेक्ट करने लग जाए तो उनको पार्शल इंसाइट आ जाती है कि हाँ, कुछ गड़बड़ तो है, कुछ स्ट्रेस तो है, फिर शायद डॉक्टर तक पहुंच जाए और फिर उनकी कुछ ना कुछ बीमारी अफेक्ट हो जाए। कुछ स्किज़ोफ्रेनिक बड़े अच्छे होते हैं, इलाज कराते हैं जी। तो एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल बेबस हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो अंडरस्टैंड करें कि अगर वो आप पे बिला वजह शक कर रहे हैं या कोई इल्ज़ाम दे रहे हैं, और सेपरेट करने की कोशिश करें अपने आप को उनसे कि ये आपके बारे में नहीं है, उनके बारे में है और ये उनकी बीमारी का हिस्सा है। सो अगर आप ऑल द टाइम रिएक्टिव मोड में रहेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं हाँ। जो ब्रेन के अंदर वाक़ई होते हैं क्या इन चीज़ों को टेस्ट वगैरह के ज़रिए देखा जा सकता है या तशख़ीस का क्या तरीका है? पाकिस्तान में तो कोई तरीका नहीं है, बाहर तो आ रही हैं स्पेक टेस्ट हैं जिससे वो देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, क्या हो रहा है। बट पाकिस्तान में नो, देयर इज़ नो सच वे टू दैट, वी आर स्टिल फार बिहाइंड दैट। वहाँ पे भी कोई कॉमनली नहीं है, आई थिंक इट्स ऑल अंडर रिसर्च प्रोसेस के अंदर है, एंड जो करा रहे हैं और वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं।
नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर स्किज़ोफ्रेनिया के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।